स्टूडेंट्स, मैं चाहती हूँ आज की इस वर्कशीट को आप ध्यान लगाकर सुने, क्योंकि आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो बिल्कुल क्लास 9th का टॉपिक है और पिछली वर्कशीट्स में आपने जो कुछ सीखा है आज उसको अप्लाई करना है। और कहीं पर कुछ कमी रह गई है तो पिछली वर्कशीट्स को एक बार दोबारा से देखें और फिर इस वर्कशीट को करें। तो शुरू करें। पहले आप गहरी सांस भीतर अंदर लें और धीरे से खाली हो जाएं। यस, ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट। Today's topic is lines parallel to the same line। बच्चों, अगर दो लाइंस एक ही लाइन के पैरेलल हो तो क्या वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं? यदि दो रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं तो क्या वो एक दूसरे के भी समानांतर होती हैं? इसको चेक करते हैं। जैसे हमारे पास P रेखा है, P, Q एंड R, ये तीन लाइंस हैं जिसमें P Q के समानांतर है। P इज़ पैरेलल टू Q। P Q के समानांतर है, ये समानांतर का निशान होता है। देखो बच्चों, ये जो निशान है ये समानांतर का निशान है, P समानांतर टू Q। और जब आप ऐसे लिखते हो इसका मतलब है P बराबर Q। अभी हम बराबर लिखना चाह रहे हैं या समानांतर लिखना चाह रहे हैं? समानांतर। तो समांतर के लिए इस तरह दो तिरछी सीधी ऐसी रेखाएं होती है, वर्टिकल लाइंस होते हैं। तो P Q के समानांतर है और P R के भी समानांतर है। P इज़ पैरेलल टू R। तो हम चेक करते हैं कि क्या P और R भी एक दूसरे के समानांतर होंगे, Q और R एक दूसरे के समानांतर होंगे। इसके लिए एक लाइन T बनाते हैं जो कि ट्रांसवर्सल है इस रेखा के। अब अगर P Q के समानांतर है तो इसका मतलब हुआ कि अब समानांतर में मैंने आपको क्या बताया था, एक तरफ के साइड को छोड़ दीजिए और एक ही साइड के एक छोड़कर एक एंगल जो होते हैं वो एक दूसरे के संगत कोण होते हैं या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग है, एक ही साइड के जो होते हैं। और अगर हम ये देखें कि P R के समानांतर है तो अगर ये रेखा आपकी R जा रही है और R पे ये तीन एंगल है तो एक जो है वो तीन के संगत कोण होगा या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा। तो 1 इज़ इक्वल टू 3। तो हमने देखा 1 इज़ इक्वल टू 2 एंड 1 इज़ इक्वल टू 3। इसका क्या मतलब हुआ? अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें तो हम देखते हैं इसका अर्थ हुआ एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है। अगर आप इन दोनों को मिलाते हो, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है और एंगल 1 एंगल 3 के भी बराबर है। इसका मतलब हुआ एंगल 2 और एंगल 3 भी एक दूसरे के बराबर है। लेकिन एंगल 2 और एंगल 3 क्या है? ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। आप देख रहे हो, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स या संगत कोण दिखते हैं और ये दोनों इक्वल भी हैं। तो हम ये कह सकते हैं ये तभी हो सकता है जब Q R के समानांतर हो, बाय कन्वर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम। ठीक है, इस तरीके से आपने साबित किया कि जब लाइंस पैरेलल हो किसी एक सेम लाइन के तो वो भी आपस में पैरेलल होती हैं। और इसको हम अधिक लाइनों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 लाइनें, 5 लाइनें, जितने हो इन सबको हम इसको प्रूव कर सकते हैं। और इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। ये वही चीज़ हिंदी मीडियम में है बच्चों। अगर दो रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हैं तो क्या वो परस्पर समानांतर होती हैं? इसकी जांच करने में हम ये देखते हैं कि यदि P Q के समानांतर है तो एंगल 1 एंगल 2 के, यानी कोण 1 कोण 2 के बराबर होगा। किससे? संगत कोण अभिक्रिय से, कॉरस्पॉन्डिंग एक्सियोम से, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम। एंगल 1 एंगल 3 के बराबर होगा। अगर P R के समानांतर है, P और R एक दूसरे के समानांतर हैं तो कोण 1 कोण 3 के बराबर होगा संगत कोण अभिकहित से। इसका अर्थ हुआ कि एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है। कोण 2 और कोण 3 बराबर हैं, लेकिन ये बराबर है पर एक दूसरे के संगत में भी हैं। हम देख रहे हैं दोनों एक दूसरे के संगत में, एक छोड़कर एक, है ना, इसको छोड़ दोगे तो ये तो एक दूसरे के संगत में भी है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि Q और R को एक दूसरे को समानांतर होना चाहिए। तो ये भी दोनों एक दूसरे के समानांतर हो गई संगत कोण अभिग्रहित के विलोम द्वारा, कन्वर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम। तो हम देखते हैं जो रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हो वो परस्पर एक दूसरे के एक ही रेखा के समानांतर हो तो वो भी परस्पर समानांतर होती हैं। और इसको हम अधिक रेखाओं के लिए भी कर सकते हैं। और आइए इस पर आधारित एक प्रश्न करते हैं। यहाँ पर देखिए P Q R S के समानांतर है, ठीक है। और ये वाला कोण आपको दिया है 135 और ये कोण आपको दिया है 40। तो आपको एंगल एक्स एम वाई यानी ये वाला हिस्सा निकालना है, एंगल एक्स एम वाई। ठीक है, आइए इसको समझते हैं। ये हमने देखा P Q A B R S।
ये हमें क्या दिया है, पी क्यू और आर एस एक दूसरे के समानांतर हैं, पी क्यू और आर एस। तो हमें पी क्यू और आर एस एक दूसरे के समानांतर दी हुई हैं। हम लोग ए बी को कंस्ट्रक्ट कर देते हैं बाय कंस्ट्रक्शन, इसकी रचना कर देते हैं कि ये भी पैरेलल हमने बना दी है पी क्यू के। तो ए बी और पी क्यू एक दूसरे के समानांतर हमें बना दी। तो अब आप देख सकते हो कि ए बी आर एस के भी समानांतर होगी, जो अभी हमने देखा कि परस्पर समानांतर होती हैं। तो अब ये सब आपस में एक दूसरे के समानांतर है, ए बी समानांतर आर एस समानांतर पी क्यू, सब एक दूसरे के समानांतर होगी, जो अभी आपने करा था। तो ए बी पर रचना के द्वारा है और 2 हमें दी गई थी। तो अब हम इसको आगे देखते हैं। अगर ये कोण आपको 135 दिया है और इस कोण को हम निकालना चाहें तो पी क्यू आपका ए बी के समानांतर है, और जब 2 रेखाएं समानांतर होती हैं तो उनके अंदर वाले दोनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। 2 अंतः कोणों का, एक ही तरफ के अंतः कोणों का योग 180 होता है। सम ऑफ इंटरनल एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड इज़ 180 डिग्री। तो इसको यूज़ करते हुए यहाँ पर जो कोण होना चाहिए उसका माप, इन दोनों का माप 180 होना चाहिए। तो वो हम कैसे निकालें, 180 में से 135 को घटा देते हैं। 10 में से 5 गए 5, ये आपका हो गया 7 में से 3 गए 4, तो ये आपका 45 होना चाहिए। ठीक है, तब इन दोनों का जोड़ 180 हो जाएगा। अब ये 45 हो गया, ये हमने कैसे निकाला, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स के द्वारा ऑन द सेम साइड। अब आप ये देखिए कि अगर हम ये देखें कि ए बी और आर एस ये एक दूसरे के समानांतर है, ए बी और आर एस, तो यहाँ पर अगर हम ये माने कि ए वाई एक ट्रांसवर्सल है, ए वाई ये वाली जो रेखा है ये एक ट्रांसवर्सल है या तिर्यक रेखा है, तो ये कोण और ये कोण दोनों एक दूसरे के क्या हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं या एकांतर कोण है ना। ये आपको बताया गया था, ये कोण और ये कोण ऐसे कैंची इस तरह से, है ना, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, एकांतर में होते हैं या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं, और ये दोनों बराबर होते हैं। इस हिसाब से इसको 40 होना चाहिए। अगर हम एकांतर वाली चीज़ यहाँ लगा दें, एकांतर कोण की प्रॉपर्टी या ऑल्टरनेट एंगल्स की प्रॉपर्टी यहाँ लगा दें, तो ये हो गया। अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला था, एक्स एम वाई निकालने को बोला था, ये निकालने को बोला गया एक्स एम वाई, तो आपका ये निकल गया 45 और 40 दोनों का जोड़ क्या मिला, 85। ठीक है, अब इसको स्टडी करते क्या बोल रहे हैं यहाँ पर ए बी पी क्यू के समानांतर है, पी क्यू आर एस के समानांतर है, तो एक्स क्यू एक्स एम प्लस एक्स एम बी इक्वल टू 180 डिग्री। क्यू एक्स एम ये है क्यू एक्स एम यानी ये वाला कोण, प्लस एक्स एम बी यानी एक्स एम बी, ये आपने यहाँ पर एक रेखा का निर्माण किया जो कि समानांतर है। इन दोनों का जोड़ आपका 180 होगा। जैसे अभी आपने सीखा, तो आप देखोगे कि यहाँ पर ये इक्वेशन बन गई, क्यू एक्स एम आपको 135 दिया है, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी, प्लस एक्स एम बी इक्वल टू, इस इक्वेशन के अंदर आपने वैल्यू पुट कर दी। क्यू एक्स एम आपको 135 दिया है, ये आपको 135 दिया, तो इसकी जगह 135, एक्स एम बी की जगह एक्स एम बी इक्वल टू 180। अभी आपकी सिंपल एक समीकरण है, सिंपल इक्वेशन है, 135 को इधर ले आओगे तो माइनस में हो जाएगा और ये सॉल्व करके आ जाएगा 145 डिग्री। तो एंगल एक्स एम बी आपका 45 डिग्री आ गया, तो ये वैल्यू आपकी आ गई है 45 डिग्री। ओके, यहाँ पर इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। उसके बाद आप ये देखिए कि ए बी भी आर एस के समानांतर है और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। कौन से, बी एम वाई, ये वाला कोण बी एम वाई, ये कोण और ये कोण। ठीक है, तो बी एम वाई ये कोण और ये कोण एक दूसरे के क्या है, एकांतर में है, ऑल्टरनेट एंगल्स है। तो ये 40 हो गया, दोनों को ऐड करके एक्स एम वाई 85 आ गया। यही आंसर हमने निकाला था, 85 डिग्री। क्लियर हो गया, यही वो चीज़ हिंदी मीडियम में है। एक बार फिर से मैं इसको तुरंत बता देती हूँ, अगर कहीं पे थोड़ा सा भी तुमको वो रह गया है। आप ये देखो, ये कोण और ये कोण, इन दोनों का जोड़ 180 होना चाहिए। उससे आपने निकाला कि ये 45 है। ये कोण और ये कोण आपके एक दूसरे के एकांतर कोण हैं। ठीक है, तो अगर ये 40 था तो ये भी 40 है। अब आपको प्रश्न में ये मांगा गया था, तो ये 45 प्लस 40 जोड़ के आ गया 85। ये हमने सॉल्व कर लिया। ओके, क्वेश्चंस हैं, अगर ए बी सी डी के पैरेलल है, सी डी ई एफ के पैरेलल है और वाई और जेड 3:7 है, तो वैल्यू ऑफ एक्स निकालो। आप देखो, इन क्वेश्चंस को करने के हमारे पास कई सारे तरीके होते हैं। हम देखते हैं किन भिन्न भिन्न तरीक़ों से हम इस प्रश्न को कर सकते हैं।
ठीक है, ये दूसरा प्रश्न है। हम पहला प्रश्न लेते हैं अभी। देखिए यहाँ पर ए बी आपकी सी डी के समानांतर है, सी डी आपका ई एफ के समानांतर है। ठीक है, ये इसके समानांतर और ये सी डी जो है वो ई एफ के समानांतर है। ये रेखा इसके समानांतर है और सी डी जो है इसके समांतर है। तो ये तीनों परस्पर एक दूसरे के समानांतर हो गई, पहली चीज़ हो गई। ठीक है, उसके बाद आप ये देख रहे हो ये जो एक्स वाई जेड जो हमें दे रखे हैं, यहाँ पर ए बी जब सी डी के समांतर होती है, इसके अंदर वाले दोनों कोनों का एक ही तरफ के दो कोनों का जोड़ क्या हुआ 180। दो समानांतर रेखाओं के बीच तिर्यक रेखा के एक ही और अंतः कोनों का योग 180 होता है। तो x प्लस वाई आपका 180 आ गया। ठीक है, पहली चीज़ आपने ये निकालनी। ये निकालने के बाद अब आप ये देखिए ए बी सी डी के समानांतर है, सी डी ई एफ के समांतर है, तो ए बी भी ई एफ के समानांतर हो गई। एक ही रेखा के समांतर लिखी गई दो रेखाएं परस्पर समांतर होती, जो अभी हमने स्टार्टिंग में ही करा है। इसके बाद आप ये देखो कि जब सब एक दूसरे के समानांतर हो गई तो इसका अर्थ हुआ कि x भी z के बराबर है। क्यों? समानांतर रेखाओं के लिए एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं। आप ये देख रहे हो x एकांतर अंतः कोण है इसके साथ। मैंने आपको ऐसे बताया था ना, इस तरह के जो होते हैं परस्पर कैंची वाले जो कोण होते हैं एकांतर इसके होता है और ये इसके एकांतर होता है, यहाँ पे जो भी होता है। तो इस तरीके से x और z आपके एक दूसरे के एकांतर कोण हुए। ठीक है, तो ये बराबर हो गए एक्स जेड के। इसके और भी तरीके अप्रोच करने के ना, अभी इस शीट में हम इसके हिसाब से चल रहे हैं। तो एक्स जेड के बराबर हो गया। ठीक है, जब एक्स जेड के बराबर हो गया तो यहाँ पर इस इक्वेशन में आप एक्स की जगह, इस इक्वेशन में आप एक्स की जगह जेड डाल सकते हो। तो आपने डाल दिया ये जेड प्लस वाई इक्वल टू 180, ये इक्वेशन बन गई। अब आपको ये भी दे रखा है वाई और जेड 3:7 है। तो हमेशा जब भी ऐसे रेशो में चीज़ें दी होती है ना बच्चों, ऐसे अनुपात में दी होती है, तो आपको उसको किसी के साथ लेके चलना पड़ता है। वाई को 3 के लोगे, वाई को 3 नहीं ले सकते, 3 के, 3m, 3l कुछ भी आप ले सकते हो। तो जैसे यहाँ प्रश्न में इन्होंने उत्तर पुस्तिका में के लिया है, तो वाई को हमने ले लिया 3 के, जेड को ले लिया 7 के, जो जिसके साथ होता है। जैसे वाई अपॉन जेड है, इसके सामने लिखा है 3, इसके नाम लिखा है 7, तो वाई को हम 3 के ले लेते हैं और जेड को ले लेते हैं 7 के, जो जिसके सामने हो, ऐसे ले लिया। ठीक है, अब हम इसको वैल्यू में, इसको इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ठीक है, इक्वेशन में जब हम इसको पुट करेंगे तो अब वो हमारा क्या बन जाएगा, ये z प्लस वाई में पुट करोगे तो 7k प्लस 3k 180। अब ये दोनों एक जैसी संख्याएं तो जुड़ सकती हैं, 10k इक्वल टू 180। अगर ये अलग संख्याएं होती, अगर ये ऐसी होती तो ये जुड़ नहीं सकती थी, क्योंकि दोनों एक जैसी हैं इसलिए ये जुड़ के 10k आ गई है। ठीक है, 10k इक्वल टू 180 और k 10 आपका नीचे आ जाएगा। जो 10 है वो k के साथ गुना हो रहा है, तो नीचे आके भाग, और 180 बटा 10 किया तो k का मान 18 आ गया। ठीक है, अब k की वैल्यू आ गई तो हम इससे y और z की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। क्योंकि आपका y क्या था, 3k था, तो 3 इंटू 18 k की वैल्यू पुट कर दी, k की जगह आपने 18 डाल दिया, तो 3 को 18 से गुना करोगे 54, z इक्वल टू 7k, यानी 7 इंटू 18 126। तो y और z दो वैल्यू हमारे पास आ गई है। और x के बारे में क्या कहा गया है, x के बारे में हमने स्टार्टिंग में निकाल दिया था, x और z बराबर है, तो x की वैल्यू भी 126 आ गई। तो x y z तीनों चीज़ें हमने निकाल दी। ओके, अब देखो ये वही चीज़ है हमारी इंग्लिश मीडियम में। देखो ये किस तरह की अप्रोच ले रहा है। ये यहाँ पे कह रहा है CGH, ये आपका हुआ CGH, यानी ये वाला कोण। CGH आपका इक्वल है GHF के, यानी इसके। ठीक है, अगर ये दोनों बराबर है, क्यों? क्योंकि एक दूसरे के ऑल्टरनेट एंगल्स है, तो ये भी Z होना चाहिए। ठीक है, ओके। उसके बाद बोल रहे AKG, यानी ये वाला हुआ, दिस शुड बी इक्वल टू CGH इसके इक्वल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, एक दूसरे के, एक छोड़ के एक एंगल है, तो यानी XZ के बराबर हो गया। तो आपने देखा इस वर्कशीट में हमने x और z को क्यों बराबर किया है, इस रीज़न से बराबर किया। और इस वर्कशीट में हमने इंग्लिश मीडियम में पहले ऑल्टरनेट एंगल लगाया, फिर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल लगाया, फिर बराबर करा। आप ऐसे भी कर सकते हो, एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण के हिसाब से भी कर सकते हो, और ऐसे भी, जो भी आपके दिमाग में पहले स्ट्राइक करे, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ये आपका x इक्वल टू जेड आ गया। उसके बाद आप बोल रहे हो CJK प्लस CGH इक्वल टू 180 डिग्री। ये जो आपका है y प्लस जेड, इसने कैसे लिखा है इस चीज़ को, आप इसको देखो, CGK क्या है, CGK यानी ये वाला पॉइंट हुआ।
CGK ये हुआ, ठीक है, और CGH यानी CGH ये हुआ। तो अब ये क्या बन गया, एक लाइन पे ऐसे बन गया, ये पूरी लाइन बन गई है और इस पे ये बन गया। तो ये क्या होता है, तुम्हारा लीनियर पेयर होता है ना, ठीक है। और ये आपने क्या निकाला था, ये Z है, तो y + z = 180 डिग्री लीनियर पेयर, रैखिक युग्म से। अब y को 3m रख लो, जैसे पीछे k रखा था उसी तरह 3m, z को 7m, इस रेशो के अकॉर्डिंगली इसमें पुट कर दो 3m + 7m, ये 10m आ जाएगा। जैसे एक्सप्लेन किया m = 18, तो 3 × 18 यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, 3 × 18, यहाँ पे 7 × 18 और 126 आ गया। x और z दोनों बराबर है, यहाँ निकाला ही था, ये निकल गया। तो वही क्वेश्चन देखो बच्चों, ये इतनी छोटी सी शीट में हो गया है और यहाँ पर इसने कितना टाइम लिया है ना, कितना इसने स्पेस फिल किया है। तो कैसे भी आप अप्रोच करो, कंसेप्ट क्लियर है तो आपका आंसर सही होगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था ये है कि फिगर में PQ पैरेलल है ST के, PQ ST के पैरेलल है और ये एंगल आपको 110 दिया है और ये एंगल 130 दिया है। आपको QRS यानी अंदर वाला ये एंगल निकालना है, QRS निकालना है, ठीक है। अब हम इसको करते हैं। तो यहाँ पर इसको करने के लिए बच्चों हम ये क्या करेंगे कि यहाँ पर हमने एक रेखा बनाई RN, इसको करने के लिए हमने एक रेखा यहाँ से RN बनानी जो कि समानांतर है ST की, ठीक है। RN आपकी समानांतर है ST की, ये हमने रचना करी है, कंस्ट्रक्शन करी है। अब आप कहोगे कि RST + SRN 180 डिग्री है। RST क्या हुआ, RST ये कोण और SRN यानी SRN ये, इन दोनों को ऐड करके 180 बनना चाहिए, क्योंकि दो पैरेलल रेखाओं में एक ही तरफ के दो अंतः कोणों को जब जोड़ा जाता है तो वो 180 डिग्री होता है। ये आपने लगाया तो 100, ये इस तरीके से आपका 180 आ गया। यहाँ पे रीज़न भी दिया है, तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतःकोणों का योग 180 होता है। अब आप SRN की वैल्यू निकालने के लिए 130 को इस तरफ ले जाओगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 50, तो ये आपका आंसर आ गया 50, ठीक है। अब PQ आपका ST के पैरेलल है, ये PQ आपका ST के पैरेलल है और जो RN है वो भी ST के पैरेलल है। ये हमने रचना से करा, ये हमें दिया गया, ये रचना से, तो हमारे पास आ गया PQ RN के समानांतर है। तो ये चीज़ हमारी कि दो रेखाएं एक ही रेखा के समांतर हो तो परस्पर समानांतर होती हैं। अब आपको क्या करना है, अब हम नेक्स्ट हम चलते हैं कि हमें आगे निकालना है, हमें बीच वाला एंगल निकालना है ना। तो हमारा एक तरफ का एंगल हमारा हो गया कि वो हमारा निकला 50 डिग्री, कितना निकला हमारा 50 डिग्री निकला है ना, दिस वी हैव फाउंड आउट, ओके। अब QRN ये जो पूरा है QRN ये और ये एक दूसरे के एकांतर कोण है। देखो ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, इसमें से ये ट्रांसवर्सल बन गई, ये जो QR है ये ट्रांसवर्सल या तिर्यक रेखा हो गई। तुम ऐसे मान सकते हैं ये सारी आपकी पैरेलल है, ये सारी ऐसे समानांतर है, तो ये तिर्यक रेखा हो गई। तो ये और ये आपका क्या हो गया, एकांतर कोण हो गया। तो ये दोनों एक दूसरे के एकांतर है, ठीक है। अब यहाँ पर ये 110 दिया है, लेकिन यहाँ पर इसका डिवीजन हो रखा है ऐसे, ये वाला पोर्शन आपका 50 निकला था और ये तुम्हारा ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ठीक है। तो आप यहाँ पर इस इक्वेशन को लोगे QRS + SRN 110 है, QSR ये QSR है, QSR + SRN ये दोनों, इन दोनों को जोड़ के क्या बनना चाहिए, 110 बनना चाहिए, क्योंकि ये एकांतर कोण है। तो अब आप इसके बाद SRN की वैल्यू यहाँ लिख दीजिए 50, 110, इक्वेशन में 50 को इधर ले आइए 60, तो QRS की वैल्यू क्या आ गई, 60 डिग्री आ गई, है ना। तो ये हमने इसको सॉल्व करके देख लिया कि कितनी इजीली ये सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं, इसी चीज़ को इंग्लिश मीडियम में देखो बच्चों, ये कैसे सॉल्व कर रहे हैं हम। यहाँ पर TSR + SRN इज़ 180 डिग्री, TSR क्या हुआ, TSR यानी दिस साइड ये आपका है 130 डिग्री + SRN इन दोनों का सम 180 डिग्री है। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल के, ये आपकी ट्रांसवर्सल है, उसके सेम साइड पे ये एंगल्स हैं, इनका सम 180 होना चाहिए। तो अब आप इसको सॉल्व कर दो, इसकी वैल्यू 130 दी हुई है, तो आप इसकी वैल्यू इसको पुट करोगे ऐसे, ये आया, तो 130 को इधर ले जाओ, SRN की वैल्यू आ गई 50,
उसके बाद पी क्यू आर क्या है आपका? पी क्यू आर है पी क्यू आर, ये वैल्यू हुई, ठीक है। पी क्यू आर प्लस क्यू आर एम प्लस क्यू आर एम इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यू आर एम ये हुआ क्यू आर एम, ठीक है। इसने इसको लिया, इसको और इसको, जैसे यहाँ पर इन दोनों का सम 180 था, इसी तरह इधर भी इन दोनों का सम 180 होना चाहिए, वो चीज़ ली है, ठीक है। अब क्यू आर एम की वैल्यू क्या होगी? इसको इधर लेके आ जाओ, 180 माइनस पी क्यू आर, 180 माइनस पी क्यू आर की वैल्यू पुट कर दो, 110, 70 आ गई। तो ये तुम्हारा कितना आ गया? 70 आ गया। ये 110 है तो आप जानते ही हो ये 70 होना चाहिए, तभी दोनों का 180 होगा, ठीक है। अब आपने इसको यहाँ पर भी इसको सॉल्व कर दिया था, ये कितना आया था आपका? ये आपका आया था 50, ये 70 है, ये 50 है, तो इसको कैसे निकाल सकते हो? ये फुल लाइन कितनी होनी चाहिए? 180 होनी चाहिए। 180 में 70 और 50 तो निकल ही आया, 70 और 50 को एडिशन किया तो कितना हुआ? 120। तो 120 में से 60, 180 में से 120 निकाला तो कितना आया? 60 डिग्री। ये वही चीज़ करी है, एम आर क्यू प्लस क्यू आर एस प्लस एन आर एस इक्वल टू 180 डिग्री। इसकी वैल्यू 70, इसकी वैल्यू 50, तो क्यू आर एस की वैल्यू क्या होगी? सॉल्व किया, रैखिक युग्म का या लीनियर पेयर को यूज़ किया तो ये 60 डिग्री आ गया, ठीक है। गॉट इट? तो वही आंसर हम कैसे दो अलग तरीके से हम कर रहे होते हैं, ठीक है। ये वही इसने कैसे अप्रोच किया था, इसका अप्रोच का तरीका दूसरा था और यहाँ पे अप्रोच का तरीका दूसरा है, बट स्टिल वी आर गेटिंग द सेम आंसर। ओके, सो अगर आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं ना कि ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, एकांतर कोण, संगत कोण आपको एकदम क्लियर हो जाते हैं, आप वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को पहचानना शुरू कर देते हो, एडजेसेंट एंगल्स को, लीनियर पेयर को पहचानना शुरू कर देते हो, तो आप उनको अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले इनकी पहचान होनी चाहिए, पहचान ठीक होगी तभी आप अप्लाई कर सकोगे। इन क्वेश्चंस को 2-2, 3-3 बार करो, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तुम्हारे एग्जाम में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं पेपर्स में, जब भी आपके पेपर्स होंगे, ठीक है बच्चों। इस काम को अपनी कॉपी में करो, इसकी पिक भेजो आप, एंड अगर कुछ नहीं समझ आया तो 1-2 बार दोबारा से वीडियो को देखो, पक्का समझ में आएगा। थोड़ा सा मुश्किल हुआ है ये, और पीछे की वर्कशीट्स भी देखो, अगर किसी को और मुश्किल हो रही है पीछे की वर्कशीट्स को भी देखो, तो आई एम श्योर आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी ये चीज़ें, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं। ओके, थैंक यू।